चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे। ठीक है, उस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक दो पॉइंट बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने उसमें दो केस पढ़ा होगा, जब दोनों लेंस उत्तल हो और जब दोनों लेंस एक उत्तल और एक अवतल हो। तो जब एक उत्तल और एक अवतल हो तो आपको एक फार्मूला मिला होगा F1 F2 बाई F2 माइनस F1, ये फार्मूला आपको मिला होगा। ठीक है, दो संयुक्त लेंस का मतलब कि मान लीजिए एक ही पास दो लेंस ऐसे रखे गए हैं, तो अगर ये दोनों लेंस उत्तल हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और जब एक उत्तल और दूसरा अवतल हो तब ये फार्मूला हो जाता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का। ठीक है, अब इस फार्मूले से हमारे पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट ध्यान रखिएगा, समझिएगा, यदि हम ये कहें कि यदि F1 F2 से क्या है, बड़ा है। F1 कौन है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, F1, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमने माना था F2। तो अगर उत्तल लेंस पहले जो लेंस है उसकी फोकस दूरी दूसरे लेंस यानी अवतल लेंस से क्या हो, बड़ा हो, तो ये दोनों लेंस मिल करके किस प्रकार व्यवहार करेंगे। क्या दोनों लेंस मिलकर उत्तल लेंस हो जाएंगे, क्या दोनों लेंस मिलकर अवतल लेंस की तरह काम करेंगे, क्या दोनों लेंस समतल की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये समझना होगा। अब ध्यान रखना कि अगर F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस यानी F2 से बड़ा है, तो इस फार्मूला में अगर F1 बड़ा रखेंगे और F2 छोटा रखेंगे तो अंतर किस में आएगा, माइनस में। किसमें आएगा भाई, जिसको घटाना है वो बड़ा हो और जिसमें से घटाना है वो छोटा हो, तो वैल्यू नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। तो इस पूरे का मान जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और पूरे के मान को हम क्या कहते हैं, F संयुक्त लेंस की फोकस। तो यानी जो F है ये आएगा नेगेटिव। समझ में आई बात। अगर दूसरा लेंस अवतल है और उसकी फोकस दूरी पहले लेंस उत्तल से छोटा है, कम है, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्लियर है यहाँ तक। और जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव फोकस दूरी किस प्रकार के लेंस का होता है, उत्तल या अवतल, अवतल। तो इसका मतलब ये पूरा लेंस अवतल की तरह काम करेगा। दोनों लेंस मिल करके किस तरह व्यवहार करेंगे, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, तो दोनों लेंस संयुक्त होकर अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, दोनों लेंस मिलकर के अवतल लेंस की तरह काम करने लगेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो केस बनता है उसको समझिए। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, यानी अब हम कहें कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है F1 वो अवतल लेंस की फोकस दूरी से क्या हो, छोटा हो जाए, यानी F1 का मान कम हो जाए और F2 का मान, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है या वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव फोकस दूरी किस लेंस की होती है, तो इसका मतलब ये दोनों लेंस मिल करके उत्तल लेंस की तरह व्यवहार। तो यहाँ लिखेंगे, तो दोनों लेंस संयुक्त
संयुक्त होकर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा है वो है कि अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर हो जाए, यानी F1 और F2 क्या हो, बराबर हो, तो जब F1 और F2 बराबर हो जाएगा तो F का मान कितना आएगा, कौन बताएगा। अगर F1 F2 बराबर हो जाए तो इस F का मान कितना आएगा, हाँ बताइए कितना आएगा जी, तुम लोग बताओ, बोलो बोलो। अगर F1 F2 दोनों बराबर हो एक दूसरे के तो F का मान क्या आएगा। बाबू देखो, दोनों बराबर हो जाएं तो बराबर में से दूसरा बराबर वाला मान घटाओगे तो क्या आएगा। हम कहे 4 में से 4 घटाओ, 5 में से 5 घटाओ, 7 में से 7 घटाओ, हैं, ये सब का आएगा। यही तो हुआ बराबर में से बराबर घटाना। तो क्या आएगा नीचे, यहां पर आएगा 0, नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या होगा, और F1 F2 बटा 0। अब F1 F2 बटा जब 0 हो गया तो इस पूरे का मान कितना होगा, हाँ पूरे का मान कितना होगा, अनंत, इनफाइनाइट। जब किसी भिन्न का नीचे वाला पोर्शन यानी हर 0 हो जाए तो वह अनंत कहलाता है, और जब किसी भिन्न का ऊपर वाला अंश 0 हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो वही चीज यहाँ है, अगर इसका हर 0 हो गया तो ये पूरा भिन्न क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, या हिंदी में अनंत, यानी F का मान हो जाएगा अनंत। और जब ये अनंत हो जाएगा तो अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, समतल कांच की। समतल दर्पण का भी फोकस दूरी अनंत होता है, ध्यान रखना। क्योंकि ये दर्पण नहीं है, ये तो लेंस है, क्योंकि इसका कोई भी सतह पालिश, तो हम इसको दर्पण तो नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि ये समतल क्या है, कांच है। ठीक है, तो लिखेंगे तो दोनों लेंस संयुक्त होकर समतल कांच की तरह व्यवहार करेंगे। समझ में आ गई बात। दोनों लेंस संयुक्त होकर के समतल कांच की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, कहीं भी एक नंबर में पूछा जा सकता आपसे। ठीक, अब इसमें एक और बात हमको पढ़नी है, और वो है संयुक्त लेंस की क्षमता। अगर दोनों लेंसों को जोड़ा जाए तो इनकी क्षमता कितनी हो सकती है। तो देखिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आप सबने पढ़ा है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, यही पढ़ा है ना। इसी को तो हल करके f का मान निकाला गया है, और ये तब है जब दोनों लेंस उत्तल हो। अगर दूसरा उत्तल हो तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। इसी तरह से ये 2 लेंस हैं और भी लेंस हों तो उनकी भी फोकस दूरी जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही लेंस की क्षमता होता है।
तो ये जो 1/f है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी। क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। 1/f1 है तो क्या लिख सकते हो, 1/f2, 1/f3। समझ में आ गई बात, इस तरह जोड़ दीजिए। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें कोई लेंस अवतल होगा तो उसकी फोकस दूरी माइनस लिखना और उसका क्षमता भी माइनस में रहेगा। ठीक है, अगर दोनों उत्तल होंगे तो फोकस दूरी सबका प्लस में रहेगा तो क्षमता भी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। फिर अब आगे पढ़ते हैं प्रिज्म। ये लेंस का जो पोर्शन है वो समाप्त हो गया, नोट कर लें इसको। चलिए देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हाई स्कूल में आप पढ़े भी होंगे। प्रिज्म आपने देखा भी होगा। ठीक है, देखिए प्रिज्म होता कैसा है। एक मिनट, बात ना करें। ऐसे होता है 3D में, देखिए इसको। ठीक है, ये प्रिज्म का 3D डायग्राम है। इसी को प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका आप जब भी देखेंगे इस डायग्राम का तो ये वाला सामने वाला फेस आपको बनाया जाता है बार बार इस तरह से, ये बनाया करके आपको दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में प्रिज्म ऐसे होता है। ठीक है, प्रिज्म का ये वाला जो यही वाला हिस्सा इतना बनाकर आपको दिखा दिया जाता है, ये वाला। ठीक, ये एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, और इसमें दो पृष्ठ, देखिए ध्यान से, दो सतह आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाला सतह देखिएगा, एक ये वाला सतह है, और एक सतह जो है आप ये वाला देखिएगा, ये वाला।
दोनों पृष्ठ देखिए ऐसे झुके होंगे, है ना, एक इधर से है और एक इधर से है, ऐसे। जिस कोण पर ये दोनों पृष्ठ झुके हैं, ये वाला कोण, यही कोण है ना, जिस पे दोनों पृष्ठ झुके हैं, इस कोण का नाम है प्रिज्म कोण। इसी को बोलते हैं प्रिज्म कोण। और जो समतल पृष्ठ झुके हुए हैं, जैसे ये और ये, इस पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो माध्यम घिरा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ठीक है, उसी का ओरल डायग्राम ऐसे बनता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि प्रिज्म है क्या, तो लिखेंगे यह एक समांग, यह एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। ठीक है, जिस कोण पर दोनों समतल पृष्ठ झुके होते हैं, उस कोण का नाम क्या है? प्रिज्म कोण। लिखेंगे जिस कोण पर दोनों समतल पृष्ठ झुके होते हैं उसे प्रिज्म कोण, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तथा उन दोनों समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे प्रिज्म है क्या, तो आप बताएं कि प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। जिस कोण पे दोनों समतल पृष्ठ झुके हैं, उस कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण, और उन दोनों समतल पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये तो प्रिज्म के विषय में हुआ। अब प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन कैसे करता है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो पहले इसको बना लें, फिर आते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो नोट करें इसको। चलो अब अगला हेडिंग देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा
प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रिज्म कैसे प्रकाश का अपवर्तन करता है वो हमको देखना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, मान लो ये एक प्रिज्म है, देखो यही वाला तभी से कह रहे हैं बना लो, तुम लोग परेशान थे झूठ में। ये एक प्रिज्म है, ये ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कौन है, ए बी और ए सी जो है अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है। अब देखो इधर कैसे अपवर्तन होता है। एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है। यह एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो इस अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आ रही है। जहां पर ये किरण आपतित हो रही है उस पॉइंट पर इस पृष्ठ के लंबवत, ध्यान से सुनना हमारी बात, जहां पर ये किरण टकरा रही है पृष्ठ से, वहीं पर इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दो, ऐसे पृष्ठ के लंबवत, इस लाइन के लंबवत नहीं। अब ये हो गया अभिलंब, क्या हो गया, तो ये कोण बन गया आपतन कोण आई, बन गया। अब यहां से किरण सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में, जबकि इसके जाने का रास्ता सीधा क्या है, ये है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित होगी और अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये ऐसे चली जाती है। देखिए इतना कोण विचलित हो गई अपने रास्ते से, इतना कोण जो है ये विचलित हो रही है अपने रास्ते से, तो जितना कोण विचलित होगी उस कोण को हमने मान लिया डेल्टा वन। इसको देखिए ऐसे बनता है, ऐसे, इसको बोलते हैं डेल वन या डेल्टा वन, ठीक है। इतना कोण इसका विचलन हुआ है। अब ये इस मार्ग से जाने लगेगी। अच्छा, जब इतना कोण ये विचलित हुई है तो ये हो जाएगा इसका अपवर्तन कोण, बनेगा ना भाई। अभिलंब से इसका जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण होगा। इस कोण को हम लिख देते हैं R1, क्या लिख दिया, R1, ठीक है। अब यहां पर आ गई, देखिए अब यहां पर जब टकराएगी तो इस पृष्ठ के लंबवत यहां पर रेखा खींचेंगे, ऐसे, देखो, ठीक है। अब यहां से ये किरण बाहर निकलेगी। अब देखिए ध्यान से, इसको सीधा ऐसे जाना था, ऐसे, लेकिन नहीं जाएगी अभिलंब से दूर, क्योंकि विरल माध्यम में आएगी, तो ये हो गया अभिलंब से दूर, ऐसे चली गई। इस किरण को हम बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत क्यों, ये किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इसलिए इसे निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर भी कोण बनेगा। इस पॉइंट पर यह कोण कौन सा होगा, आपतन कोण, और इसको हमने लिख दिया R2। बराबर नहीं हो सकता, इसको हम R2 लिखेंगे। अच्छा, ये किरण जो है अपने, देखिए मेन मार्ग से इतना नीचे आई है, ठीक है, आई है ना, तो है पूरा कोण तो हो गया इसका क्या, निर्गत कोण। इसे ई से हमने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको R से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, लेकिन R1 R2 इसमें ऑलरेडी है, हमने इसको ई से दर्शा दिया, ठीक। अच्छा देखिए, समझिए, इस किरण को, इसको अगर हम सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ, ऐसे, ध्यान देना है हमारी बात को, ऐसे, ठीक है, तो यह किरण, अब इसका मार्ग ये था, अपने मार्ग से इतना विचलित हुई है, इतना ही विचलित हुई है ना, इतना, इसको हमने मान लिया डेल्टा, तो जितना कोण इधर होगा उतना कोण इधर भी होगा। देखो
तो ये भी हो जाएगा डेल्टा टू। समझ में आएगा? यानी यह किरण जो है अपने मूल मार्ग से डेल्टा टू कोण विचलित हो रही है, ठीक। और यह जो किरण है ये अपने मार्ग से डेल्टा वन विचलित हो रही है। यानी दोनों किरण अपने अपने मार्ग से अलग अलग कोण से क्या हो रही हैं? विचलित हो रही हैं। उन्हीं कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। अब इन दोनों किरण को, इस किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, दोनों यहाँ पर मिल रही है, देखिए मिल रही है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हो गया डेल्टा। यह कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज का नियम है दो अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोण के। तो ये एक त्रिभुज बना और त्रिभुज का ये बहिष्ठ कोण, तो यह इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? विचलन कोण, क्योंकि दोनों विचलन कोणों का ये योग है, तो वो भी क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा, ठीक है। अब किरण का नाम दे दें। नाम क्या है? ध्यान से समझिएगा। इसको हमने नाम दिया पी क्यू, ठीक है जी। एक प्रकाश की किरण पी क्यू प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसका आपतन कोण क्या है? आई है। अपवर्तन के बाद ये क्यू आर मार्ग से चली जाती है, जिसका विचलन कोण डेल्टा वन और अपवर्तन कोण आर वन है, ठीक है। पुनः बिंदु आर पर उसका अपवर्तन होता है और वो आर एस मार्ग से निर्गत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो किरण निर्गत हो रही है, जो किरण निकल रही है, इस किरण को हम कह सकते हैं निर्गत किरण। क्या कह सकते हैं? निर्गत किरण। और ये जो कोण है, इस कोण को हम कह सकते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। तो इस तरह से प्रकाश किरण का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है। कोई भी प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरती है तो उस प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रिज्म दो पृष्ठों के बीच घिरा होता है। तो एक बार पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा, फिर दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा, तब जाकर के प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी, जिसे आप निर्गत किरण कहते हो। समझ में आ गई बात? तो इसी को हमें यहाँ लिखना है। ये पूरा प्रोसेस जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए, माना पी क्यू एक प्रकाश की क्या है? किरण है, किरण है जो प्रिज्म के अपवर्तक, जो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ इससे AB से या AB पर आपतित होती है, जिसका आपतन कोण क्या है? आई, जिसका आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या है? R1। वह विचलन कोण क्या है? वह विचलन कोण का मतलब अपने मार्ग से कितना डिग्री विचलित हो रही है। तो विचलन कोण डेल वन है, ठीक है। अब प्रकाश
कि अपवर्तित किरण कौन, क्यू आर प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ किस पर, एसी, यही ना, एसी पर आपतित होती है, जहां आपतन कोण क्या है, आपतन कोण R2 तथा निर्गत कोण क्या है, E, वह निर्गत कोण E वह विचलन कोण क्या है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 है। समझ में आई बात? तो जब भी कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो इसका अपवर्तन इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसमें आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS, आपतित किरण PQ को आगे की ओर और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रहे होंगे। मान लेते हैं वो बिंदु E है और ये पॉइंट O है, ठीक है। E पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है डेल्टा, इसी कोण का नाम है विचलन कोण। यहां लिखेंगे लाइन चेंज करके, आपतित किरण कौन, PQ, आपतित किरण PQ को आगे की ओर तथा निर्गत किरण कौन, RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह एक दूसरे को बिंदु कौन, E पर काटते हैं, जहां डेल्टा कोण का निर्माण होता है। इसी कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसी को विचलन कोण कहते हैं और इसका मान कितना होगा, ये मान जो है डेल्टा का वो डेल 1 और डेल 2 के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं डेल बराबर डेल 1 प्लस
इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा? कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से गुजरती है तो उस प्रकाश किरण का प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों द्वारा 2 बार अपवर्तन होगा, तब जाके प्रिज्म से प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, और जो किरण बाहर निकलेगी उसे कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो नोट कर लें, साफ साफ फिगर बना के नोट कर लीजिए।